आरजीटी के बारे में क्या कहो भाई, सवाल ये पैदा होता ये ज़मीन मरहूम शहाबुद्दीन साहब की सरजमीन नहीं है। गुस्ल भी हो चुका, लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या, कब्र तक जाना ज़रूरी नहीं। ये तो राजद का मामला रहा है। जब मरहूम शहाबुद्दीन को राजद खबरगिरी नहीं कर सकता है तो आरिफ जमाल की खबरगिरी करने आएगा? किस ख्वाब में लोग है ना? क़यादत दिल्ली और पटने में नहीं होती, क़यादत की चिंगारियां बस्तियों से उठती हैं। आम वोटर पढ़े लिखे लोग, एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, समाज कभी भी चोर उचक्के और शराबियों से नहीं बिगड़ता। समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जब चुप हो जाता है समाज बिगड़ जाता है। बुद्धिजीवियों को सामने आना चाहिए। जो कुत्ता दरिंदे को नहीं देखकर नहीं भूखता वो कुत्ता नहीं है, और जो समाज के इन बुराइयों को देखकर चुप रहता हो वो उसमें 10,000 15,000 ऑफिसर भी होते। और आज मुसलमानों के साथ जो भेदभाव किया जाता ऑफिसों में वो भेदभाव नहीं होता। दूसरी तरफ अनुसूचित जाति हमारे जो एससी के भाई हैं, इसको इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। जो कुछ भी दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया रिजर्वेशन के जरिए से। उनकी आबादी आज हो गई 2,56,00,000 और उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 4,02,000 और उनको नौकरी मिली 2 लाख। अब सिवान में पता बढ़हरिया स्टैंड से पहले हॉस्पिटल रोड लग्जरियस फिलिंग के साथ हेयर कटिंग, मसाज आदि की सुविधा, जहां मेंस वीमेंस के लिए कास ऑफर का लाना हुआ है। आपने मरहूम भाई जनाबे आरिफ जमाल साहब की जो शहादत हुई है, जालिमों ने जो उनकी निर्मम हत्या की है, उनके सीने पे गोली चलाकर उन्हें कत्ल किया है, हम उसके गम में शरीक होने के लिए आए। बाहर था मैं, कई प्रोग्राम थे जिसकी वजह से बर वक्त मैं ना आ सका था। मेरी तरफ से पार्टी के यूथ स्टेट प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन साहब और दीगर हमारे सभी रफ़ा तजहीज़ व तकफ़ीन में भी शामिल थे। हुकूमत वक्त और पुलिस के अहलकारों से हम लोगों ने बात की है कि हुकूमत के लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर का नतीजा है कि एक ऐसा मुखलिस नौजवान जिस पर कभी कोई दाग नहीं रहा, जिनका किरदार साफ और शफ़ाफ रहा और जो सामाजिक कारकुन था और पार्टी का हमारा साबिक कन्वेनर, डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर भी रहा है, उसकी ये निर्मम हत्या हुकूमत के नाअहली की वजह से हुई है। इस वजह से जहां हम उसके गम में शरीक हैं, वहीं हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करे। इसके साजिश में जो लोग शामिल हैं, ऐसे तमाम तो लोगों की सज़ा जेल की सलाखों पे नहीं बल्कि उन लोगों को मौत के बदले में मौत की सज़ा दी जाए। इनके फैमिली, इनके बिलखते यतीम बच्चे और उनकी सिसकती हुई बेवा के लिए हुकूमत फौरी तौर पर 50 लाख रुपये का मुआवजा दे और उनकी बीवी को सरकारी मुलाजमत दे। चूँकि जान, माल, इज्जत और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की है और हुकूमत अगर नाअहल अगर होती है तो उसको उसका हर्जाना और उसको जुर्माना के तौर पर यह रकम अदा करनी चाहिए। हम सिवान के सियासी समाजी कारकुनों से कहेंगे कि हम इंसान हैं, हम दरिंदे नहीं हैं। हमारे इख्तलाफात लफ्ज़ों से होंगे, हमारे इख्तलाफात अपनी बातों से होंगे। हम दलील के साथ अपनी बात मनवाएंगे, दलील के साथ दूसरे की बात मानेंगे। सियासी तौर पर हमारा कोई आदमी इख्तलाफ करे तो वो आदमी हमसे इख्तलाफ करने वाला हो सकता है, हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि MIM के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग कहीं न कहीं किसी राजनीतिक घरों से उनका ताल्लुक़ होगा जो MIM के लोगों को खौफजदा करना चाहते हैं। MIM की तमाना आवाज़ पूरे बिहार में अक़लियतों, दलितों, मजबूरों, शोषितों और वंचितों की हिमायत में उठती है, उस आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। मैं हुकूमत बिहार से भी मुतालबा करता हूँ कि ये जमहूरियत के गला घोटने के मुतरादिफ है। एक जमाल की गिरफ्तारी, एक आरिफ जमाल की हत्या नहीं है बल्कि ये जमहूरियत की भी हत्या है कि जमहूरी अंदाज में कोई सियासी कारकुन अपनी बात को रखे तो उसको डराया और धमकाया जाए। आमतौर पे देखा जा रहा है बिहार में जिस तरीके से हत्याओं का दौर चल रहा है, क्या लग रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक हत्या है या कुछ आपसी रंजिश भी इस मामले में? देखिए, राजनीतिक हत्या से भी इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हुकूमत की नाअहली का सबसे बड़ा सबूत है। नीतीश कुमार जी ने पिछले शुरू के 5 साल जिस तरह से क्राइम को कंट्रोल उसने किया था, वो कहीं न कहीं से नाअहल साबित हो रहे हैं। और इस वक्त बेटियां महफूज नहीं हैं, शराब पर पाबंदी है लेकिन शराब की नदियां बह रही हैं। और अफसरों के दरमियान में जो अफसराना मिजाज आया है, तो मैं ये कहूँगा कि जमहूरियत पामाल होती है तो वहाँ अय्यारी जन्म लेती है। डेमोक्रेसी चेंज होती है हिपोक्रेसी में, और जब हिपोक्रेसी नाकाम हो जाती है तो ब्यूरोक्रेसी आती है। और पूरे बिहार में मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी लाने में नीतीश कुमार जी ने बड़ा रोल अदा किया है। आज किसी राजनेता की नहीं चलती है, इनके अफसर बेलगाम हैं। पुलिस की वर्दी पहने हुए जो लोग हैं
वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं अदा कर पा रहे हैं। आज रिश्वत का बाजार जितना पूरे बिहार में गरम है, बेटियों की, मासूम बच्चों की के साथ जो रेप हो रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, बैंकों में जो लूट और खसोट है, तो लगता है कि कानून नाम की कोई चीज बाकी नहीं है। आपने सर कहा कि खून का बदला खून, और दूसरी चीज है कि कुछ लोग अब ये बात कह रहे हैं कि यहाँ भी बुलडोजर राज लानी चाहिए। तो दोनों चीजें सर, इस तरह आप जो बात बोल रहे हैं, नहीं, क्या असर में नहीं, मैं उन वहशियों में नहीं हूँ जो मैं बुलडोजर की बात करूँ। मैं हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार शहरी हूँ, इसलिए अदालत का काम अदालत को करने देना चाहिए, पुलिस को अपनी जिम्मेदारी अदा करना चाहिए, आवाम को भी एहतजाज जमहूरी अंदाज में करने का हक है। मैं खून के बदले खून इसलिए कहता हूं कि हिंदुस्तान की अदालत और आईन में खून के बदले खून की भी गुंजाइश है। आप आने वाले दिनों में देखते होंगे कभी फांसी की सजा दी जाती है, इस सजा को खून के बदले खून की सजा कहते हैं। सर, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को निभाता हुआ नजर आ रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आपकी पार्टी संतुष्ट है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि पूरे मुल्क में जिस तरह से एक मरहूम के गम में लोगों ने मीडिया के जरिए से जिस तरह अपने गम और गुस्से का इजहार किया, पुलिस ने दबाव में आकर फौरी तौर पर गिरफ्तारी तो की है, लेकिन पुलिस को तमाम तर साजिश को सामने में लाना चाहिए कि कत्ल किया तो किसने किया है, किन वजूहात की बुनियाद पर किया है, इस कत्ल में शामिल और साजिश में शामिल कौन कौन लोग हैं। जब तक उन तमाम तर लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक पुलिस अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं हो सकती। एमआईएम क्या करेगी सर? एमआईएम अब क्या करेगी? एमआईएम शुरू दिन से आप देख रहे होंगे कि इस गमनाक खबर को सुनते ही हम बिहार के जिम्मेदारों ने भी और कौमी सतह पर हमारे जिम्मेदार और हमारे सरपंच जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने भी आवाज उठाई है। हम इस वक्त अपनी पूरी ताकत और तवानाई के साथ हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि हुकूमत इस हमारे मरहूम जनाब भाई आरिफ जमाल के कातिलों को जहां से भी हो ढूंढ निकाले, इनके कत्ल के वजूहात को सामने में लाए और उनको करार वाकई सजा दे। आरिफ जमाल की हत्या हुई है और कई लोगों की आज ज्वाइनिंग हुई है, क्या लगता है कि एमआईएम को जब दबाने की कोशिश की जाएगी, एमआईएम में लोगों का हुजूम बढ़ता जाएगा और एमआईएम उभर के सामने आएगा? कुछ वसूलों का नशा है, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, यही फी ज़माना शहादत के असबाब थे। मामला ये है कि जिनको वसूलों का नशा है और जिन लोगों ने भारत की सरजमीन में, मुकद्दस सरजमीन में इंसाफ और अमन को कायम करने का इरादा ठाना है, वो शहादत से नहीं डरते। यकीनन है कि एमआईएम के लोग डरते नहीं हैं। मुख्य कारण जो है कि सामने नहीं आ रहा है, पुलिस क्यों नहीं ला रही है? मैं तो यही कि मुतालबा कर रहा हूं कि खानापुरी से काम नहीं चलेगा कि आपने 1-2 आदमी को गिरफ्तार कर दिया और आप अपनी जिम्मेदारी से अलग हो गए। आप लाइए, पुलिस के जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि कातिल कौन है और कत्ल क्यों किया गया है और इस कत्ल की साजिश में कौन कौन लोग हैं। इन तमाम तर लोगों को जब तक सामने में नहीं लाती है, उस वक्त तक ये 2 आदमी की गिरफ्तारी लपापोती ही की जा सकती है। आरिफ जमाल की जो भाभी हैं, उनकी पारिवारिक सदस्य है, उनका कहना है कि इसमें प्रशासन का कहीं दोष नहीं है, जिला प्रशासन, बिहार सरकार कहीं दोष नहीं है, वो राजद नेता भी। आपका क्या? आप तो सीधा प्रशासन और मैं समझता हूं कि किसी खातून के हवाले से बात आपने कही है, और चलिए, भाभी भी हो सकती हैं, भाई भी हो सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे भाई भी हम लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे भाभी भी देखे हैं। दुनिया में मोहब्बत और जुल्म की दोनों दास्तानें जुड़ी रही हैं। मामला ये है कि शायद मोहतरमा को मालूम नहीं होगा कि हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होती है ना। अगर चोर चोरी करे, पुलिस उसके साथ न जाए तो चोर का कसूर, पुलिस का कसूर नहीं। पुलिस की वर्दी की जिम्मेदारी बनती है आवाम के खून और पसीने के टैक्स के पैसे से, भिखारियों से टैक्स लेकर के तनख्वाह जब दी जाती है, पुलिस को तनख्वाह दी जाती है, सरकारी अमले को इसलिए दी जाती है कि दफ्तर में बैठा हुआ सीओ रेवेन्यू का काम करे, डीएम पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी संभाले, जज फैसले करे, और पुलिस को यह वर्दी इसलिए दी जाती है कि वो जालिमों के खिलाफ लड़े और अमन पसंद आवाम के जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। क्या किसी बेटी की आबरू लूट जाए तो हम कहेंगे कि रेपिस्ट कसूरवार है, पुलिस कसूरवार नहीं है? यकीनन जानिए कि जो जुल्म हुआ है, जालिम कसूरवार है और पुलिस नाअहल है, तो इसका भी कसूर है। मैं आरजेडी के बारे में क्या कहूं भाई, सवाल ये पैदा होता, ये जमीन मरहूम शहाबुद्दीन साहब की सरजमीन नहीं है, गुस्ल भी हो चुका, लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या, कब्र तक जाना जरूरी नहीं। ये तो राजद का मामला रहा है। जब मरहूम शहाबुद्दीन को राजद खबरगिरी नहीं कर सकता है तो आरिफ जमाल की खबरगिरी करने आएगा? किस ख्वाब में लोग हैं? आप ऐसी उम्मीद मत रखिए इनसे। एमआईएम में कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में आप लोग इसको मुद्दा बनाएंगे क्या? मैं मुद्दा बनाऊंगा। हर इंसाफ पसंद मीडिया के साथियों को,
हर वो इंसान जिसका ज़मीर जिंदा है, हर वो इंसान जिसकी गैरत जिंदा है, वो इसको सवाल बनाएगा, हुकूमत से सवाल पूछेगा। कत्ल किसी का भी हो, उसका जात और मजहब नहीं, एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। और कत्ल और दरिंदगी के खिलाफ आवाज उठाना हमारा फरीजा है। हम इक़्तिदार की हवस के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की फिजा को मोहब्बत से लबरेज करने के लिए और मुल्क के आइन के मुताबिक हुक्मरानी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वैसे साहब नहीं आए अब तक बिहार में। अब सवाल यह पैदा होता है, आपके बिहार के जो चौधरी लोग नहीं आए तो उस पर आप सवाल नहीं करते। अवैसी साहब का खादिमी आया है और मेरा इकलौता सदर, मैं बिहार से बाहर था, है ना। कातिल तो फौरी तौर पर मकतूल के करीब होता है तो वही हमदर्द हो जाता है क्या? मामला ये है कि मैं बिहार से बाहर था और हाँ, यकीनन कि हमारे लोग आए हैं। इंशाल्लाह मौका मिलेगा वो भी आएंगे। उसने ताजियत का एक तरीका होता है, टेलीफोन से उनके अहले खानदान से बात की है, उनके बच्चों के लिए मनसूबा साजी हो रही है, हम आए हैं। पार्टी क्या मदद करेगी? पार्टी इंशाल्लाह जो कुछ बन पड़ेगी अपने तौर पर मदद करेगी। यकीनन है कि बेवा की किफालत जो हमसे हो पाएगी, बच्चों की तालीम के सिलसिले में जो कुछ कर पाएंगे और उससे बढ़कर उसकी मरहूम के खून का इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। एक सवाल है, ये को लेकर के पूरे देश में एक समय बड़ा बवाल हुआ था और अब केंद्र सरकार सीएए को लेकर के फिर गंभीर है और हो सकता है कि उस पर कुछ कानून आने वाला है, उसको लेकर के आप लोगों ने क्या सोचा? नहीं, हम लोगों ने शुरू दिन से, आप ये कहेंगे कि हमने क्या सोचा है, हमने तो सोच की शुरुआत ही की थी पार्लियामेंट से, है ना। और नतीजा ये हुआ है कि हमारे कायद ने ही शुरुआत की। इंशाल्लाह अभी अमित शाह ने बयान दिया है बंगाल में जाकर कि हम इसको लागू करेंगे। इतने दिन तो ठंडे बस्ते में बांध कर रखे हैं और यकीनन है कि उनका कदम जो ही बढ़ता, जिस जानिब बढ़ता जाएगा उस एतबार से रिएक्शन होगा। सिर्फ मैं ही क्या, पूरे देश के अमन पसंद लोग लड़ेंगे। ये मुल्क सेकुलर इंडिया है, सेकुलर इंडिया में जात और मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। इन लोगों ने सीएए एनआरसी में इन लोगों ने मुसलमानों को नजरअंदाज कर ये कानून बनाया है। आसाम में अलग बात ये बोलते हैं, कलकत्ता आते हैं तो अलग बात बोलते हैं। ये हरजाई है और हम लोग देखेंगे इनके जो अक़दाम होंगे। हम लोगों में, मैं यकीन के साथ आपको कहता हूं कि हमारी तारीख रही है कि हमने नमरूद का, हामान का, फिरौन का मुकाबला किया है, वक्त के इस फिरौन का भी मुकाबला हम लोग करेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है, आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र वाकई खतरे में है? लोकतंत्र वाकई खतरे में। आप अगर दिन को अभी कहें आप कि वाकईतन सुबह हो गया है तो मैं तो अफसोस करूंगा। यकीनन खतरे में है। मजहबी जुनून और मजहबी पागलपन की शिकार ये हुकूमत हो रही है। ये साधु संत होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, पहाड़ी पर जाकर किसी मंदिर में बैठकर पूजा भजन करना चाहिए। वो देश की गद्दी में बैठे, देश का क्या हाल कर रखा है आप देख रहे हैं। रुपए का वैल्यू कितना गिरा है, मुल्क में बेरोजगारी कितनी बड़ी है। नोटबंदी हो या कोरोना के नाम पर बंदी हो या फिरका परस्ती की कुछ जो फैजा बनी है, तो उससे आपको क्या लगता है नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, कल कारखाने वीरान हो गए हैं और मजहब का जुनून है। और आपको यह भी देखकर हैरत होगी कि सारे मजहबी जुनून के लिए उसने बिहार को, यूपी को चुन लिया है और सारे जो तरक्की के काम हैं वो गुजरात में करा रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोस का मकाम है। हमारे नौजवानों को होश में आना चाहिए। उबलते हुए पानी में इंसान को तस्वीर नजर नहीं आती है, पानी जब थम जाता है तस्वीर नजर आती है। अभी मजहबी जोश में इन्होंने सबको पागल कर दिया है। हम देश के तमाम तर जाति और मजहब के नौजवानों से कहते हैं, ठंडे दिल से होकर सोचो कि देश की गद्दी पर एक पुजारी को बैठना चाहिए या देश की गद्दी पर एक अमन पसंद और संविधान के मुताबिक जो देश को चलाए ऐसे हुक्मरान को बैठना क्या लगता है 2024 के इलेक्शन को लेकर के धीरे धीरे देश को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, फिर एक बार वही माहौल क्रिएट किया जा रहा है? आपको तारीख याद होनी चाहिए कि बीजेपी के फलने फूलने में बाबरी मस्जिद का झगड़ा, राम मंदिर का झगड़ा उनको 2 से 88 तक पहुंचाया। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि गुजरात के 2002 के नाहक खून की वजह से उनको गद्दी पर आने का मौका मिला है। उनको ये हो गया है कि हम उन्माद से ही हम राजनीतिक सत्ता पर आए हैं, उन्माद के जरिए से ही हम राजनीतिक सत्ता को बहाल रखेंगे। लेकिन नहीं भूलना चाहिए मोदी जी को, नहीं भूलना चाहिए अमित शाह जी को कि एक वक्त था कि लेनिन और कार्ल मार्क्स की रसा में पूजा होती थी, लेकिन वक्त नहीं गुजरा कि उनकी कब्र की हड्डियां लोगों ने उखाड़ उखाड़ कर फेंकी है। जिस तरह मजहबी जुनून में इन्होंने धार्मिक उन्माद में देश को डाला है, वक्त आएगा ये नौजवान जो आज उनका झंडा लेकर फिर रहा है, कल यही डंडा उनके खिलाफ खड़ा होगा। आप लोग कह रहे हैं कि देश की स्थिति जो है बदहाल है, आप लोग बता रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि हर जगह बार बार बीजेपी जीत आ रही है? भाई मैं तो कह रहा हूं कि उस बदहाली में एक बदहाली ये भी है कि हमारे लोगों को सही सोच और फिक्र नसीब नहीं आई है। अभी आपने देखा बिहार की जाति आधारित जो गणना हुई, देखा आपने?
आपने देखा माइनॉरिटी को कहां पहुंचाया गया है, अनुसूचित जाति को कहां पहुंचा गया है। मैं समझाऊंगा अखबार के बंधुओं ने अब तक रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी है, और रिपोर्ट को इसने पब्लिक भी नहीं किया है, एक कॉपी ज्यादा नहीं छापी इन्होंने, अब तक इसने नेट पे नहीं डाला, इसको डालना चाहिए। और अपनी तस्वीर देखिए कि बिहार की आबादी 13 करोड़ की हो गई, 13 करोड़ की आबादी में माइनॉरिटी की आबादी 20,49,370 सरकारी चाकर है, और उसमें माइनॉरिटी की जो 2 करोड़ 31 लाख है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 3,66,000, उनको नौकरी मिली सिर्फ 1,72,000। 1,95,000 नौकरी किन लोगों ने खाई। नौकरियों की उम्र होती है 25 से 30 साल की, और 90 से बैठे हुए हैं समाजी इंसाफ के लोग, इंसाफ के साथ तरक्की करने वाले लोग। राजद बैठी हुई है, कांग्रेस के लोग उसमें शामिल हैं, जदयू है, भाजपा है, ये चारों लोग मिलकर बैठे हैं, और 1,95,000 मुस्लिम माइनॉरिटी की नौकरी ये लोग खाली हैं। ये लोग जवाब दें। अगर 1,95,000 नौकर होते सरकारी, उसमें 10,000 15,000 ऑफिसर भी होते, और आज मुसलमानों के साथ जो भेदभाव किया जाता ऑफिसों में, वो भेदभाव नहीं होता। दूसरी तरफ अनुसूचित जाति हमारे जो एससी के भाई हैं, इसको इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। जो कुछ भी दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया रिजर्वेशन के जरिए से। उनकी आबादी आज हो गई 2,56,00,000, और उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 4,02,000, और उनको नौकरी मिली 2,91,000 या 92,000, उनकी 1,11,000 नौकरी इन लोगों ने खाली है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे दूसरे भाइयों की जो आबादी है, जिनकी आबादी के हिसाब से जिनकी नौकरी होती है 70,000, उनकी नौकरी मिली 1,71,000, जिनकी नौकरी होती है 58,000, उनको मिली 1,80,000। तेगुना चौगुना नौकरी मिली है, लेकिन मुसलमानों को और अनुसूचित जातियों की नौकरी इन लोगों ने खाया है। आपको सवाल करना चाहिए कि इंसाफ के साथ तरक्की कहां हुई, जब इस समुदाय को पीछे आपने रखा है, दलितों को आपने पीछे रखा है, वंचितों को आपने पीछे रखा है, एससी के लोगों का, एसटी के लोगों की नौकरी चुरा ली है, अकलियत के लोगों की आधी से ज्यादा नौकरी चुरा ली है आपने, तो इंसाफ के साथ तरक्की इसको कहते हैं। ये सवाल गंभीरता के साथ पढ़िए, शायद आपके पास पूरी रिपोर्ट नहीं है। तो मुसलमानों को भी तो बताना होगा ना आपको कि मुसलमान जिस तरीके से सेकुलरिज्म के नाम पे वोट देता है, तो शायद उससे ये नतीजा जिस आपको अपना भी जो गिनाया है क्या? तो मेरे भाई शायद आपको पता नहीं होगा, मेरी पहली मुलाकात हुई होगी। ये बात अगर किसी ने बताई है देश के मुसलमानों को, ये MIM नहीं बताई है, उसके अलावा किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। अभी मैं बिहार के बारे में कहता हूं, जाति आधारित गणना की रिपोर्ट बिहार के 243 जो MLA हैं, जो MLC है, सबके हाथ में गई है, सबने इसको देखा होगा। शर्म के मारे कोई नहीं बोलता है कि मैंने अपने से ज्यादा लिया है, और जो लोग माइनॉरिटी और दलित में है वो डर से नहीं बोल रहे हैं कि मेरे आका क्या कहेंगे। अगर इस बात को भी तस्तबाम किसी ने किया है, आवाम के दरमियान में किसी ने लाया है, दारुस सल्तनत में पटने में बैठकर अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा आईना दिखाया है, तो वो इसी खादिम और MIM नहीं किया है। सर, एक सवाल है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, और पूरा केंद्र सरकार उसमें लगा हुआ है, और उसको लेकर के बिहार सहित देश के कई हिस्सों से रथ यात्राएं निकल रही हैं। कल अगर देश में कुछ बवाल होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? देखिए, मैं तो पहले देशवासियों को यह कहूंगा कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और जो पूजा पाठ पर्व का दिन हो, उस दिन तो मोहब्बत की फिजा आम होनी चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस हो गया है कि लोग धर्म के नाम पर इतनी घृणित राजनीति की कि ईद के दिन ईदगाह पर पहरेदारी करने की जरूरत पड़ गई है, और दुर्गा पूजा के दिन रास्तों की पहरेदारी करने की जरूरत पड़ गई है। सबसे अव्वलीन बात तो यह है कि सेकुलर स्टेट में आवाम के टैक्स के पैसे धार्मिक आयोजनों में नहीं लगाए जा सकते, और यह सारा कानून ताक पर रखकर प्रधानमंत्री हो तो अपने निजी फ्लाइट से जाए, निजी टिकट करा के जाए। वो अगर धार्मिक काम करने के लिए आवाम के पैसे से जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं यह संविधान के विरुद्ध है, आवाम के टैक्स के पैसे का यह नाजायज इस्तेमाल है। बल्कि यह होना चाहिए कि अगर साफ स्वच्छ इलेक्शन हो तो सत्ता में बैठकर नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को जिम्मेदारी देनी चाहिए स्टेट को, और पार्टियों को सत्ता मुक्त करके इलेक्शन लड़वाना चाहिए। सत्ता में रहते हुए जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो हमेशा इलेक्शन को प्रभावित करते हैं। ईवीएम पे भरोसा है? देखिए, ईवीएम पर भरोसा है, नहीं भी है, चूंकि कहीं ये सही भी रखते हैं और कहीं गलत होने की भी खबर मिलती है। एक ऐसा डब्बा है जिसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं कहीं के कुछ नतीजे सामने जब आते हैं चौंका देने वाले। चूंकि मुझे याद है कि 2010 में बिहार के एक नेता ऐसे भी जीते थे जिनका बूथ पर कोई ऐसा आदमी, उनका बूथ एजेंट भी बैठने के लिए तैयार नहीं था, और उनका वोट सबसे अधिक आया था।
तो कहीं ना कहीं एक संकेत मिलता है कि शायद न कुछ गड़बड़ होता होगा। सर फिजा कैसे बदलेगी? 2024 के इलेक्शन आ गए हैं, लोग कैसे एकजुट होंगे, कैसे इस बीजेपी के जो ताकत है उसको कमजोर कर पाएंगे? देखिए, जाति मुफाद से और भय से लोगों को निकलना पड़ेगा, है ना। क़यादत दिल्ली और पटने में नहीं होती, क़यादत की चिंगारियां बस्तियों से उठती हैं। आम वोटर, पढ़े लिखे लोग, एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, समाज कभी भी चोर उचक्के और शराबियों से नहीं बिगड़ता। समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जब चुप हो जाता है, समाज बिगड़ जाता है। बुद्धिजीवियों को सामने आना चाहिए। जो कुत्ता दरिंदे को नहीं देखकर नहीं भूखता, वो कुत्ता नहीं है, और जो समाज के इन बुराइयों को देखकर चुप रहता हो, वो शरीफ इंसान नहीं। सर अंतिम सवाल सर, आने वाले 2024 के चुनाव में क्या ये ऑल इंडिया MIM जो है, आपकी पार्टी जो है, क्या इंडिया का हिस्सा बनेगी? ये तो आप ये समझ रहे हैं कि गैर के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मामला ये है कि हम तो बनने के लिए भाई न्योता दिए। आपने मेरा कैरेक्टर देखा होगा कि जब सरकार के बनने की लालसा थी लालू जी को, तो लालू जी ने मुझे फोन किया, दर्जनों बार मेरे नेता को फोन किया। मिस्टर शहनवाज जो इस वक्त आपदा बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, तो उनको भी फोन किया हमने। मेरे नेता ने कहा, मेरे ससुर ओवैसी साहब ने, कि लालू जी को मेरा सलाम कह दीजिए, बीजेपी के खिलाफ हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको साधुवाद देते हैं। 118 वो लेके आए तो 5 लोग जाकर आप शामिल होकर उसकी हुकूमत बना दीजिए, और हमारा कोई भी आदमी ये वजारत का या कोई कंडीशन हमारा नहीं होगा। हमारे क्षेत्र के साथ इंसाफ करें, सिर्फ यही हमारा दावा होगा। फिर वो सरकार नहीं बना सके। जब सदन में मामला आया स्पीकर के चुनने का, हम उस वक्त भी उनके साथ खड़े रहे। मामला ये है कि इन लोगों ने हमारे साथ इतना जुल्म किया है कि ये हमारे दरमियान में चापलूस लोगों को तो बुलाना चाहते हैं। अख्तरी मान को बहुत पसंद है, वजारत की कई बार इन लोगों ने ऑफर किया, आओ वजीर बन जाओ, शामिल हो जाओ। लेकिन हमारी गैरत ये कहती है कि वजीर बनकर तुम्हारी हम चाकरी नहीं कर सकते, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, अपनी कौम की नुमाइंदगी करेंगे। मामला मैं मेरी वही बात मैं कह रहा हूं, ये लोग MIM के लोगों को सत्ता में मैंने अपने गठबंधन में शामिल होने नहीं देना चाहते हैं। ये समझते हैं कि माइनॉरिटी के लोगों को तो हमने मलिच बना दिया है, अगर इनको हम गठबंधन में शामिल करेंगे तो आगे की पंक्ति में इनको जगह देनी पड़ेगी, और आगे की पंक्ति में जगह देंगे इनको, इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, टोपी और चादर पहन लेने वाले इन नेताओं की तरफ गौर करो कि बाबरी मस्जिद किसी ने तोड़ी है और लालू जी और नीतीश ने मिलकर हमारे क़यादत के मीनारे को तोड़ा है। हम इसे भी माफ नहीं कर सकते।